हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है 24 नवंबर, डे 5, फिफ्थ सोशियोलॉजिस्ट हमारे। तो बिना टाइम वेस्ट के लेट और आज हम डिस्कस करने वाले हैं होवर्ड बेकर के बारे में। अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, लेबलिंग थ्योरी हो गया, सिंबॉलिक इंटेक्शनिज्म हो गया, मैरिजुएना यूजर्स हो गया, आर्ट वर्ल्ड्स हो गया, इन सब पे उन्होंने बात की है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट। तो आज के हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं होवर्ड बेकर। ठीक है। इनका ओके, यहाँ तक है। इनका हम बात करते हैं। अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है। पहली बात, सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी में इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। आप लेबलिंग थ्योरी ले लें, सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंस ले लें, सोशियोलॉजी ऑफ आर्ट ले लें। अंडरस्टैंड, देखो इनका जो शेपिंग है, अंडरस्टैंड सोशल डेविएशन, द रोल ऑफ लेबलिंग शेपिंग बिहेवियर एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द क्रिएशन एंड द रिसेप्शन ऑफ आर्ट। इन्होंने सब में देखो ये बता रहे कि इनकी कौन कौन सी थ्योरीज है, उनके वर्क है, उन्होंने किस किस फील्ड में काम किया है। तो हमारा मेन मोटो क्या रहता है कि हम उन जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनकी थ्योरी के बारे में समझे, वो भी एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके हमारी। ठीक है। तो हम किस पे बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे लेबलिंग थ्योरी पे। किस पे बात कर रहे हैं? लेबलिंग थ्योरी पे बात करें, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। इन्होंने इसमें जो भी लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ लेबलिंग, जो फिर सोसाइटल रिएक्शन होती है इंडिविजुअल के टुवर्ड, एंड जो ग्रुप इन्फ्लुएंस। चलो हम पहले ये बात कर लेते हैं। How individual labeled as a deviant internalize and react to these labels, shaping their self concept and future behavior। देखो इन्होंने क्या कहा है कि कैसे कुछ चीज़ों को लेबल किया जाता है, सोसाइटी उस पर कैसे रिएक्ट करती है, फिर इंडिविजुअल उस पर कैसे रिएक्ट करता है, कैसे वो उस लेबल को इंटरनलाइज कर लेता है और बाद में अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करता है और फ्यूचर बिहेवियर क्रिएट करता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज करो कि कोई एक्स नाम का बॉय है, ये क्लास में है, ये साइंस में ये एक्सेप्शनली वेल करता है, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ये एक्सेप्शनली वेल, बिल्कुल एक्सेप्शन बच्चा है। ही ऑलवेज गोट फुल मार्क्स, ही वेरी एडवांस इन आंसरिंग। और इन द सेम वे व्हेन वी आर टॉकिंग, इसकी जो मैथ परफॉर्मेंस है वो क्या है, वो बहुत खराब है। मैथ में इसके हमेशा कम मार्क्स होते हैं। वट एवर कैन बी द रीजन, बट जो सिनेरियो हो यही है कि मैथ में परफॉर्मेंस काफ़ी खराब है। जो इनके वैसे आंसरिंग है वो भी काफ़ी ख़राब है। ठीक है। तो जनरली एक परसेप्शन क्या क्रिएट हो रहा है, सपोज करो कि मैथ साइंस का टेस्ट हुआ और इनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो जो भी टीचर है वो जाके भाई पूरी क्लास में इनके लिए क्लैप करवाएगा या फिर सबको कहेगा कि ही इज़ वेरी एक्सेप्शन इन साइंस। और जो पीयर ग्रुप्स हैं वो भी क्या करेंगे, वो भी उसको वो क्या अप्रिशिएट करेंगे कि भाई इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ये वो। लेकिन अगर उसी टाइम पे अगर मैथ्स का, जब इसके मैथ्स के रिजल्ट आते हैं तो इसके ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती, तो टीचर के जो रिमार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं कि ये बच्चा मैथ्स में बिलो एवरेज है, काफ़ी अच्छा नहीं है, बिलो एवरेज है, तो यू शुड आपको पुट करने की ज़रूरत है एफर्ट्स टू इन योर दिस सब्जेक्ट। और उसमें जो पीयर जो ग्रुप्स हैं या फिर जो भी और भी स्टूडेंट है, उनका भी क्या सिनेरियो रहेगा, वो भी यही करेंगे कि भाई यू आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, यू आर मतलब जिस तरह के भी रिमार्क्स क्लासरूम में होते हैं, यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट इट। We all have gone through that phase, right? The kind of peer groups we have and the pressure we have of these ऑफ पीयर ग्रुप। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि भाई अगर साइंस में बहुत अच्छा है तो उसको अप्रिशिएशन मिल रहा है, रिमार्क्स मिल रहे हैं, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। मैथ में खराब है तो उसको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जा रही हैं, टीचर्स उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये जो बच्चा है, हो सकता है रीज़न कुछ भी रहा हो सकता है कि जो टीचर वहाँ पे मैथ को टीच करता था, कुछ बच्चों के लिए वो समझना आसान रहा हो, बट इस बच्चे के लिए उस टीचर का जो कंसेप्ट ऑफ डिलीवरिंग था वो अंडरस्टैंडेबल ना हो इस बच्चे के लिए। दिस कैन बी रीजन ना। आई मीन अगर इफ समवन इज गुड इन साइंस, मतलब ही गॉट एन एवरेज आईक्यू, राइट? इफ यू आर गुड इन समथिंग लाइक, इफ यू आर गुड इन साइंस, तो कहीं ना कहीं आपका डेटा डीलिंग जो है दैट इज गुड, that why you are good in science, right? If you are not good in mathematics, that can be a scenario that your जो logical ability है वो certainty वो उस टाइप की नहीं है, that can be a scenario, but it doesn't mean कि you cannot perform average at least। तो basically sometimes क्या होता है कि teacher are not good, sometimes क्या होता है कि the some concepts are you are not
feel familiar with. Some people have algebra good, some people have ये ट्रिग्नोमेट्री गुण, जो डेटा स्टैटिक्स होते हैं, कुछ होंगे स्टैटिक्स में अच्छे होते हैं, कुछ प्रोबेबिलिटी में अच्छे होंगे, कुछ और चीज़ों में अच्छे होंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि लेकिन एट द एंड ये जो बच्चा है उसकी अपने आप ही क्या मेंटालिटी क्रिएट हो जाएगी इन सब से कि मैं साइंस में बहुत अच्छा हूँ या मैं अपना जो करियर है वो भी साइंस में ही परस्यू करूँगा। और जो मैथ्स है आई एम वेरी, वेरी बैड एट मैथमेटिक्स, आई विल स्टे अवे फ्रॉम मैथमेटिक्स। इस तरह की मेंटलिटी क्रिएट हो जाएगी, शायद वो जो सेल्फ कंसेप्ट क्रिएट हो जाएगा उस बच्चे का कि आई एम नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, आई एम वेरी वेरी पुअर इन मैथमेटिक्स। हाउएवर हो सकता है एक रीजन रहा हो कि कुछ वो हो, लेकिन ये रीजन भी तो हो सकते हैं शायद वो टीचर ही अच्छा ना हो या जो बुक्स, कभी कभार क्या होता है कि सब्जेक्ट से हमें प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे टीचर कहते हैं ना कि ये वाली बुक इशू कर लो, इस वाले ऑथर से मैं पढ़ाऊंगा तो आप भी उसी ऑथर से पढ़ें। और जैसे कि अगर मैं अपना भी एग्जांपल लूँ तो इन माय ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन there was a subject related to network. So the teacher referred us a book. There was incomplete. You know what? I was not find myself used to that particular book. It was for me. It was not good. So I prefer Indian author. So I started reading that book. It was little bigger one, but it was very 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 good book. It is completely understandable. And when my friend find out that this book is, you know what, when they have a review of the book, look at this book, so they also started to prefer that book and avoid to जो सर ने बोला था कि ये वाली बुक आप यूज कर लो। तो sometimes तो बेसिकली क्या होता है कि कई बार बुक्स अच्छी नहीं होती है, आप उनको टीचर फैमिलियर होते हैं, टीचर ने पहले भी पढ़ा हुआ है, थोड़ी और एक्स्ट्रा उन्होंने अभी मास्टर्स की हो, पीएचडी की हो, वट एवर दे हैव डन, दैट इज नॉट अ इशू। तो वो अपने हिसाब से मेंटेलिटी के हिसाब से चीज़ें करवा देते हो, क्या पता। बट मुद्दा ये है कि कई बार हम ज़रूरी नहीं हो कि हम किसी चीज़ में खराब हो, लेकिन जो लेबलिंग की गई है सोसाइटी के द्वारा, हम उन्हीं लेबल को, तो हम उन लेबल्स को इंटरनलाइज कर लेते हैं। अ, ये फिर उसकी वजह से हमारा एक सेल्फ क्रिएट होता है, सेल्फ कंसेप्ट क्रिएट होता है उसके, और उसी वजह से हमारे क्या होते हैं फ्यूचर बिहेवियर भी डिसाइड हो जाते हैं। हमारे फ्यूचर जो, आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग इट, इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स। चलो हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, थोड़ा डेविएंस का भी रोल आएगा। सपोज करो कि आजकल तो वैसे भी इन सारी चीज़ों के ये एक्स्ट्रा हो गए। मान लो किसी को एंग्जाइटी हो रही है और हमें पता ही है कि सर्टेन पीरियड तक एंग्जाइटी सस्टेन करती है तो क्या कन्वर्ट हो जाती है, डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। सपोज करो किसी को स्ट्रेस इशू है या डिप्रेशन इशू है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि अवॉइड करते हैं ना, तो हम अपने फ्रेंड के साथ इसको डिस्कस करेंगे। क्यों? कि हमें लगता है कि भाई वो किस वे में रिएक्ट करेंगे, पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे या नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक मान लो एक सर्टेन के बाद कि हम अब उतना हैंडल नहीं कर पा रहे इस एंग्जाइटी इशू को, तो हमने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया। या हम एग्जाम्पल ले लें कि कोई एक्स नाम का पर्सन था, उसने पहले अपने एंग्जाइटी के साथ खुद डील करने की कोशिश की, फिर नहीं कर पाया तो उसने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने भी वही, अब डायरेक्टली तो ठीक नहीं होता, तो थोड़ा टाइम के बाद ही ठीक होगा, लेकिन उस किसी वजह से उसके जो फ्रेंड्स थे ना, एम्प्लॉय थे, को वर्कर थे, उनको पता चल गया इस बात का। तो कुछ ने तो सपोर्टिव बिहेवियर शो किया कि भाई चलो आपको इस तरह का इशू है तो आपको ये वो करना चाहिए। लेकिन कई कई बार क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सिंपैथी भी दिखाते हैं, तो सिंपैथी भी वो होती है कि पीपल को इरिटेट करती है समटाइम्स सिंपैथी की, ये मेरी तरफ इसे सिंपैथी के भाव से देख रहे हैं लाइक दैट। तो कुछ होते हैं दूसरे टाइप के पीपल, ओहो यू आर मेंटली अनस्टेबल, यू आर अनस्टेबल, स्टे अवे फ्रॉम अस, इस तरह के लोग भी होते हैं। तो एंग्जाइटी होना, स्ट्रेस होना वेरी नॉर्मल थिंग। लेकिन जो सोसाइटी के बिहेवियर है, सपोज करो कुछ ने उसको अंडरस्टैंड किया कि भाई इट्स अ नॉर्मल थिंग, लेकिन कुछ ने कहा कि भाई यू आर अनस्टेबल माइंड, यू आर यू शुड गो समवेयर, यू शुडंट बी विद अस। तो इस तरह का ये क्या है, डेविएंस बिहेवियर है। इस डेविएंस बिहेवियर की वजह से क्या हुआ कि ये जो भाई इसने मान लो कि थोड़ा सा सोसाइटी में लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर दिया, या फिर मेंटल हेल्थ का इशू पे कहीं भी किसी भी वजह से कोई भी बात हो, किसी और के बारे में बात हो, तो इसने उससे अवे मतलब थोड़ा दूर रहना शुरू कर दिया, मतलब उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया इस कंसेप्ट को, क्योंकि ये उस फेज से गुजरा है, या फिर इसे लगता है कि जब भी मेंटल हेल्थ की बात होती है मेरे बारे में ही बात होती है। तो कहीं ना कहीं जो लेबलिंग हो गई ना चीजों की, इन्होंने भी उस लेबलिंग को इंटरना, मान लो कुछ लोगों ने डेविएंट बिहेवियर शो किया। डेविएंस का मतलब होता है कि जो नॉर्मल है उससे विपरीत बिहेवियर शो करना। तो जब
थोड़ा डेविएंट बिहेवियर शो करा, उस डेविएंट बिहेवियर शो करने की वजह से और जो लेबलिंग उन्होंने करी ना कि इस चीज़ को ऐसे लेबल की तरह देख रहे हैं, उसको लेबल दे दिया कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उस वजह से क्या हुआ, इन्होंने भी अपना एक सेल्फ क्रिएट कर लिया, सेल्फ कांसेप्ट क्रिएट कर लिया और फ्यूचर बिहेवियर कुल मिला के इन्होंने मान लो कि भई अब ये क्या है, लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, फ्रेंड्स कम बनाना शुरू कर दिया। जब भी मेंटल हेल्थ के इश्यू पे बात होती है तो ये उसको मतलब किनारा करते हुए नज़र आते हैं। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी डेविएंस है। मतलब जो जो पर्सन है, जो उसने उसको फेस किया है, वो क्या कर रहा है, वो भी डेविएंस बिहेवियर शो कर रहा है। ये होता है सेकेंडरी डेविएंस। बेसिकली नॉर्मली तो क्या होना चाहिए कि भाई कहीं मेंटल हेल्थ की बात हो और ये एक पर्टिकुलर पर्सन जो एक्स है हमारा, वो इस फेज से गुजरा है, तो इसको भी करना चाहिए कि हाँ मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ, अगर इस तरह के स्टेप्स हमें उठाने चाहिए या इस तरह की एक्टिविटी हमें करना चाहिए ताकि हमारे साथ मेंटल हेल्थ इशू ना हो। नॉर्मल बिहेवियर यही है कि आप एक्सेप्ट भी करें और लोगों को गाइड भी करें। लेकिन जो सोसाइटी डेविएंस बिहेवियर शो करती है ना सोसाइटी के अराउंड पीपल और लेबल करते हैं कुछ चीज़ों को नेगेटिव और पॉजिटिव वे में, उस वजह से जो ये है जो लोगों पे फ़र्क पड़ता है और उनकी वजह से उनका बिहेवियर भी क्या हो जाता है, डेविएंस हो जाता है। उसको सेकेंडरी डेविएंस हम बोलेंगे। तो ये है लेबलिंग थ्योरी, बेसिकली ये है। इन्होंने लिखा भी है कि हाउ सोसाइटल रिएक्शन टू इंडिविजुअल, जो सोसाइटी है वो कैसे रिएक्ट करती है इंडिविजुअल्स एंड टू ग्रुप, इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ डेविएंस बिहेवियर, उसको डेविएंस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। ये आर्ग्यू दैट डेविएंस इज नॉट एन इंटरनल क्वालिटी ऑफ सर्टेन एक्ट। मान लो ये जो एक्स है जो मेंटल हेल्थ पे बात नहीं कर रहा है या फ्रेंड्स कम बना रहा है, ये कह रहे हैं कि ये किसी का इनहेरेंट क्वालिटी नहीं है, किसी पर्सन की ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है या उसकी पर्सनैलिटी नहीं है ये, बट सोशली कंस्ट्रक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लेबलिंग। बट ये जो पर्सनैलिटी है वो उसकी लेबलिंग प्रोसेस की वजह से कंस्ट्रक्ट की गई है। अगर आप किसी चीज़ के टुवर्ड्स डेविएंस बिहेवियर शो कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो पर्सन की इंटरनल पर्सनैलिटी है, बट वो सोशल कंस्ट्रक्टेड की वजह से शेप हुई है। अगर हम इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल लें कि जैसे अगर अ, मैं एग्जांपल नहीं दे पा रही हूँ इसमें रिगार्डिंग दिस, लेट मी थिंक अबाउट इट कि हम कोई भी नॉर्मली नेचुरली जो हम डेविएंट बिहेवियर शो कर रहे हैं, अगर हम खुद को ही एनालाइज करें कब हम डेविएंट बिहेवियर शो करते हैं तो हम पाएंगे कि वो हमारी कोई इंटरनल पर्सनैलिटी नहीं है, वो लेबलिंग ऐसी कर दी गई है सोसाइटी में। जैसे अगर हम बात करें एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की, हम हम फ्रेंड्स जो पीयर ग्रुप्स है में भी ऐसा हो सकता है कि उनके साथ इस टॉपिक को कन्वर्स करने में कंफर्टेबल फील करें, लेकिन अब फिर इसी टॉपिक के बारे में आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से वो करेंगे तो क्या होगा कि सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, म्यूचुअली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे बोथ पार्टीज को, उनके अपने बिलीफ एंड मिथ्स हैं, हमारे अपने हैं, हमारे थोड़े हो सकता है कि आज की सोसाइटी के हिसाब से रैशनैलिटी हो उन चीज़ों में। तो बेसिकली क्या होगा कि वो हम आगे उसके बाद उन लोगों से इस टॉपिक पर बात करने से बचेंगे, क्योंकि हमें पता है उन्होंने इस क्या है, क्योंकि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्हें ना इसको नेगेटिवली लेबल किया हुआ है, नेगेटिवली उसमें किया गया है, मतलब एक तरह से लेबल किया हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे, उस पे उतना कंफर्टेबली बात नहीं करेंगे या इग्नोर करेंगे उस टॉपिक पे बात करने से। तो वो क्या होगा, डेविएंट बिहेवियर हो गया। बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए या सपोर्ट करना चाहिए कि उन लोगों के भी इक्वल राइट होने चाहिए। अगर हम एक ह्यूमन्स हैं, वो भी ह्यूमन्स हैं, तो सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए बोथ पार्टीज़ को। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम, क्योंकि हम जानते हैं कि उन्होंने इसको नेगेटिवली लेबल किया है, तो हम इस टॉपिक के बारे में बात करने से उनसे बचेंगे। तो बेसिकली यही होता है, ये डेविएंस बिहेवियर शो करता है और वो ऐसा नहीं कि हमारी इंटरनल पर्सनैलिटी है, वो सोशली कंस्ट्रक्ट है। ये तो हमने ग्रैंड पेरेंट्स की बात की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पूरे सोसाइटी सही और गलत के हिसाब से नहीं, बट ये जो बिलीफ है उनके हिसाब से वर्क करती है। उन्हीं की वजह से लेबलिंग होती है और लेबलिंग की वजह से जो सेल्फ है या जो इंडिविजुअल है वो डेविएंट बिहेवियर शो करते हैं। तो बेकर emphasize the importance of understanding how individual labels as a deviant internalized and react to these labels, shaping their self concept and future behavior. तो ये हो गया लेबलिंग का। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस, इफ नॉट so you can मतलब put in the comment box your query, I will try to answer all the questions. ओके, देखो देखो इसमें ना एक और चीज होती है, इनकी एक और थ्योरी है बेकर की, वो है सिंबॉलिक इंटेक्शनिज्म। आई थिंक वो इन्हीं की है, एज फार एज आई कैन रिकॉल। सिंबॉलिक इंटेक्शनिज्म के बारे में बात करते हैं। इंटरेक्शन आपको पता ही है,
देखो सिंबल और इंटरेक्शन 2 चीज़ों के बारे में है। हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, सपोज़ करें किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल लें हम? हज़ारों एग्ज़ाम्पल हैं हमारे पास। सपोज़ ये है कि हम एग्ज़ाम्पल चलो हम ये ले लेते हैं कि गिफ्ट गिविंग का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है। सपोज़ करो कि 2 फ्रेंड्स हैं, एक नाम रख लें इनके कुछ भी जो आपका मन करे। मैं एक्स वाई के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ तो एक्स वाई रख लेते हैं, एबीसी रख लें, ए रख लें, बी रख लें, व्हाटएवर इट यू कैन यूज़। चलो एक ए है, एक बी है, ठीक है? ये दोनों आपस में काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स हैं। तो बी का बर्थडे है, ए ने डिसाइड किया कि वो बी को बर्थडे में एक कैमरा गिफ्ट करेगी, क्यों? क्योंकि इसको फ़ोटोग्राफ़ी काफ़ी पसंद है। और जब इसका बर्थडे था लास्ट टाइम पे तो बी ने इसको क्या गिफ्ट किया था? एक बुक गिफ्ट की थी, क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा रीडिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो इसने एक नई बुक आई थी, उन्हें पर्टिकुलर ऑथर, वो इसको बुक की थी, वो इसको काफ़ी पसंद आई थी। अब जब इसका बर्थडे है तो ए ने इसको क्या गिफ्ट किया है? कैमरा गिफ्ट किया है, क्योंकि इसको फ़ोटोग्राफ़ी का शौक है। तो क्या गिफ्ट गिविंग एक नॉर्मल नॉर्मल वो है एक्टिविटी? ऑफ कोर्स नो, इट्स नॉट अ नॉर्मल एक्टिविटी। इसमें सोशल एक्टिविटी है इसमें। मतलब आप इसमें सिर्फ किसी को गिफ्ट नहीं दे रहे, गिफ्ट गिविंग इज नॉट जस्ट अ सिंपल वन। इसमें जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो देखो इसने इसको कैमरा क्यों गिफ्ट किया? क्योंकि इसको पता है कि मेरी पर्टिकुलर फ्रेंड है, वो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। तो ये एक सोशल बॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करता है कि ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि उसने मुझे कैमरा गिफ्ट किया है। बी पर्सन इससे ये भी एक्नॉलेज करता है कि जो ए पर्सन है वो उसे पता है मेरे इंटरेस्ट क्या क्या हैं, मेरे लाइक्स एंड डिसलाइक क्या क्या हैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी आई एम, राइट? जब उसने बी ए को बुक गिफ्ट करता है तो उसको पता होता है कि माय अदर जो फ्रेंड है हैज अवेयर अबाउट दिस थिंग दैट व्हाट आई लाइक, व्हाट आई डू नॉट लाइक, राइट? तो बेसिकली सोशल बॉन्ड कंस्ट्रक्ट करता है। तो गिफ्ट गिविंग यही है एक सिंबॉलिक इंटेक्शनिज्म कि ये जो गिफ्ट्स हैं ये क्या है? सिंबल्स है। ये दिस इज नॉर्मल, नॉट अ नॉर्मल थिंग, ये एक सोशल थिंग है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सपोज करें कि आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो क्या करके जाएंगे? आप अच्छे से अपनी टाई वगैरह लगा के, शर्ट वर्ट डाल के और शूज वगैरह डाल के, बिल्कुल पॉलिश शूज होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? मतलब ऐसा कोई इंटरव्यू बेसिकली क्या होगा? हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होगी, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस जॉब से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। लेकिन क्या सिर्फ यही होगा? ऑफ कोर्स नॉट। वो देखेंगे कि भई आपका खुद को कैरी कैसे करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू हैव। जब आप उनसे बात कर रहे हैं, तो किस टाइप के जेस्चर्स यूज़ कर रहे हैं, आप हैंड्स के मूवमेंट कैसे कर रहे हैं और आपकी आवाज़ किस टाइप की है, आप कौन-सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और उसी हिसाब से जो इंटरव्यू ले रहा है, उसने कैसे कपड़े कैरी किए हुए हैं, उसका प्रोफेशनलिज्म क्या है। तो ये जितने भी ये मतलब इट्स अ नॉर्मल, थिंग्स आर नॉट दैट नॉर्मल दैट दे अपीयर, राइट? ये वो बहुत ही सोशल थिंग्स है। अ, काफ़ी, तो इसको ही क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़्म।
तो हमने देखा कि भई ये ड्रेस कोड हो गया या फिर गिफ्ट गिविंग हो गया, जो ये सिंबल्स को हमने मीनिंग सब्जेक्टिव जो मीनिंग डाले हुए हैं ना, वही है इंटरेक्शनिज़्म की जो हमने सब्जेक्टिव थिंग्स है जो सिंबल्स को हमने मीनिंग से अटैच किया हुआ है, जो इंटरेक्शन हम करते हैं, नॉट ओनली थ्रू द स्पीकिंग, वी आल्सो इंटरेक्ट थ्रू द सिंबल्स, लाइक जो मीनिंग हमने जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है रिलेटेड टू द सिंबल। तो ये हो गया सिंबॉलिक इंटेक्शनिज्म। सो देखिए हो सकता है कि यू पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कंप्लीट व्हिच आई एम ट्राइंग टू कन्वे, बट इफ यू रिमेंबर दीज एग्जांपल ना और आपकी एक सर्टेन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो यू गोना स्टार्ट टू लुक द थिंग एज अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अगर हम जैसे यहाँ पे इंटरव्यूअर का एग्जांपल लिया, अगर हम स्कूल का एग्जांपल भी ले तो बच्चों के लिए एक ड्रेस कोड होता है और एक दिन आप बिना किसी गिवन रीजन के कोई ऐसे हो घर की ड्रेस पहन के चले जाएं तो क्या होता है, मैंने एक सिंबॉलिक इंटेंसिज्म है कि उसको थोड़ा नेगेटिव वे में लिया जाता है। टीचर उसको नेगेटिव लेबल अटैच किया हुआ है कि नो, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, इफ यू आर नॉट यू नो ड्रेस्ड अप इन द जो स्कूल की ड्रेस कोड है उसमें, तो वो नेगेटिव लेबल है। इंट्रैक्शनिज्म तो ये भी हो रही है इंट्रैक्शन, बट उसने उसको क्या समझा है कि आपने रूल्स को ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। अगर टीचर्स भी क्या खुद की कहीं कहीं स्कूल में ड्रेस कोड भी होते हैं वगैरह, लेकिन अगर ड्रेस कोड है भी नहीं तो वो भी एक ना अपना एक अटायर वो मतलब एक अपना वो बना के रखते हैं भाई, अपने उनकी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी होती है कि किस तरह की कैरी करनी है, घर वाले के कपड़ों में तो नहीं चले आएंगे नॉर्मली। अब तो ये जो है सैम्बल्स के हम जो फिर बच्चे भी उनको अच्छे से लेते हैं, कोई स्ट्रिक्टली अटैच खुद को ना स्ट्रिक्टली वे में उसको रखते हैं, खुद को स्ट्रिक्ट बना के रखते हैं, कुछ होते हैं हंसमुख तो थोड़ा वो, तो ये भी सब सैम्बल ही है। सैम्बल थोड़ा सैम्बल आपकी जेस्चर कैसे यूज कर रहे हैं आप, पढ़ाने का तरीका किसका क्या है, कोई बैठ के आपको कन्वे कर रहा है या फिर आपको खड़े होकर ब्लैक बोर्ड पे लिखे जा रहा है पूरा टाइम होते हुए, तो सब ये एवरीथिंग इज वेरी सिंबॉलिक, राइट। अगर आप शादी ब्याह में देख ले, शादी ब्याह में ड्रेस कोड्स हैं, दूल्हे की शेरवानी है, दुल्हन का ये है, और अब जो भी मतलब या फेस्टिवल्स पे बेसिकली हम जैसे हो सकता है कि वेस्टर्न क्लोथ कैरी कर ले, अगर हम किसी कहीं और पार्टी में जा रहे हैं, कहीं और भी किसी प्लेस पे जा रहे हैं या फिर कहीं आउटिंग के लिए जा रहे हैं कहीं, लेकिन अगर आप वेडिंग वगैरह में देखेंगे तो जो हमारे ट्रेडिशनल अटायर हैं, सूट हो गया, साड़ी हो गई या फिर जितने भी अटायर्स होते हैं, वो शेरवानी हो गई, ये सब लोग कैरी करते हैं। इट्स ऑल आर सिंबॉलिक, यू नो, उसमें क्या सिंबॉलिक कर रहा है कि भाई शादी में आए हुए हैं या फिर दिवाली पे आए हुए हैं, और होली के व्हाइट कपड़े पहनना क्या है, ये भी एक सिंबॉलिक ही है कि आपने व्हाइट अटायर कैरी किया है, उस पर कलर डाल रहे, एवरीथिंग इज सिंबॉलिक, यू नो। आप हर किसी सिंबॉलिक इंटेक्शनिज्म है। अगर आप रूम पे कलर भी कर रहे हो वो भी थोड़ा-सा सिंबॉलिक है, अगर आपके घर में कोई आता है या आप किसी के घर में जाते हो, वहाँ के जो उन्होंने अपना वो घर पे किस तरह के कलर करवाए हुए हैं, सोफ़ा सेट या फिर व्हाटएवर अपना लिविंग रूम कैसे वो है उनका, ये कि जो भी है, डाइनिंग रूम कैसे है, जैसे भी ये सब सिंबॉलिक है। ओहो! एवरीवेयर इज़ वेरी सिंबॉलिक थिंग है। दूसरा बात करते हैं मोरल एंटरप्रेन्योर्स एंड सोशल कंट्रोल। मोरल एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है कि भाई इसमें बिल्डिंग लेबलिंग थ्योरी, मोरल एंटरप्रेन्योर टू डिस्क्राइब इंडिविजुअल और ग्रुप who lead campaign to have certain behavior and define label as a and label as a deviant। देखो मतलब मोरल एंटरप्रेन्योर वो एक इंडिविजुअल हो गया या ग्रुप हो गए जो कैंपेन्स को लीड करते हैं एक सर्टेन बिहेवियर को क्या करने के लिए, डिफाइन करने के लिए। अब जैसे कि हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं एलजीबीटीक्यू का। एलजीबीटी की एक लेबलिंग हो रखी है, राइट। पहले तो थी कि भाई इसको नेगेटिव वे में लिया जाता था, मैरिज अलाउड नहीं है उनमें, लिव इन रिलेशनशिप अलाउड नहीं है, इसके अलावा अगर आप और थोड़ा सा बैक में जाएंगे और थोड़ा एनिशन में जाएंगे तो उनके साथ काफी नेगेटिव बिहेवियर हुआ है, डिस्क्रिमिनेटेड तो है वो कम्युनिटी कहीं न कहीं। लेकिन अभी कोई आवाज़ उठाए अपने, मान लो उन्हीं के ग्रुप में से या फिर कोई और अदर ग्रुप्स में से है, थोड़ा और मोर ऑब्जेक्टिव है, रैशनल है, वो आवाज़ उठाए उनके इक्वल राइट्स के लिए, तो बेसिकली क्या हो गई, वो मोरल एंटरप्रेन्योर हो गई, जो एक सर्टेन मतलब कैंपेन करते हैं और एक सर्टेन बिहेवियर को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इसमें डिफाइन करने सर्टेन बिहेवियर क्या हो गया इसमें कि उनके जो एलजीबीटीक्यू है उनके भी इक्वल राइट्स होने चाहिए, इसमें ये बिहेवियर हो गया सर्टेन। अगर आप दूसरी बात करें इन्वायरमेंटल इशू पे, हो सकता है आप और हम लोग थोड़े इतने वो ना ये उतने क्या बोलते हैं इसको, अवेयर ना हो या चीज़ों को उतना ये न्यूआंस ना लेती हूँ, यू नो, कि हाँ बहुत ही, लेकिन जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं वो है ना हर चीज़ को ही डीप वे में लेते हैं।
कि भाई इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, एफोरेस्टेशन होना चाहिए, डिफोरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, और जितनी भी एक्टिविटी होती है, मान लो कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी कहीं पे एस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो ये जो भी लो है, इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, वो भी किसी वजह से आए हैं, जो ये मोरल इंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने कैंपेन किया और एक सर्टेन बिहेवियर को डिफाइन किया कि भाई अफोरेस्टेशन होना चाहिए, जितने भी आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दे आर शुड बी बेस्ड ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि भाई उससे इन्वायरमेंटल हार्म ना हो, आज के पीपल भी इसको यूज करें, फ्यूचर जो हमारी जनरेशन आएंगी वो भी उसको ऐसे यूज कर सके इफेक्टिवली, कि हम ऐसा ना करें कि हम आज जो ये जनरेशन है वो सारे रिसोर्सेज को खत्म कर दे, और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कोई रिसोर्स ना बचे। तो उसी वजह से फिर ये सोशल कंट्रोल इस्टेब्लिश होता है, कि भाई फिर लॉज बनते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बना। इसके अलावा जैसे पहले ये सती प्रथा वगैरह थी, कि जो जो वुमेन है उसको भी साथ में जला दिया जाता था अगर के जो हस्बैंड आए कर जाए, तो बेसिकली मोरल एंटरप्रेन्योर आए। अगर आप ये बात करें कि राजा राम मोहन राय हो गए, उसके बाद अगर और आप अपने उसमें जाएंगे, ये जो सावित्री बाई फुले और उनके जो हस्बैंड थे ज्योतिबा फुले, इन सब ये भी क्या है, एक तरह से मोरल एंटरप्रेन्योर ही रहे हैं, उनकी वजह से सोशल कंट्रोल आए हैं, दूसरे तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं, तो जैसे कि सती प्रथा को बंद कर दिया गया। इसके अलावा नंबर ऑफ मोरल एंटरप्रेन्योर आए, जैसे डोवरी एक्ट का आप ले लें, डोवरी पहले सब थी ऐसी चीजें, फिर बाद में डोवरी एक्ट आ गया। अगर एलजीबीटी कम्युनिटी के भी जो डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, मैरिज तो अभी नहीं हुई है डिक्रिमिनलाइज, मतलब मैरिज के अगेंस्ट उन्होंने फेवर में कोई भी अभी डिसीजन नहीं आया, लेकिन अगर आप थोड़े वक्त के बाद देखेंगे तो शायद जहाँ तक है मैरिज भी अलाउड हो जाएंगी कहीं ना कहीं। तो ये भी क्या है, मोरल एंटरप्रेन्योर आते हैं तभी इस तरह के दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, और ये रूल्स कंट्रोल्स आते हैं फिर बाद में। अभी जैसे मैरिटल रेप का जो इशू है, इस पे भी काफी, मतलब जो मैरिटल रेप का टॉपिक है, इस पे भी काफी बातचीत होती है, हालांकि अभी इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया, लेकिन मोरल एंटरप्रेन्योर तो हैं जो कैंपेन करते हैं इसके अगेंस्ट। इसके अलावा अगर आप ये ना, अगर आप देखेंगे ना, जैसे मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं, तो शायद एक कोई यूट्यूब पे रील थी जिसमें उन्होंने बताया गया था कि आपके हिसाब से आप किस चीज को सबसे गलत चीज में लेती है, एक जो लॉ है वो चेंज होना चाहिए, तो उन्होंने शायद इसी ला का बोला था। अगर थोड़ी सी जो नॉन पर्सनैलिटीज हैं वो इस टॉपिक पे ऐसे बात करेंगी, तो कहीं ना कहीं फिर चेंज होंगे ही, फिर लॉज आएंगे, सोशल कंट्रोल होगा, फिर इसको भी क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। यूसीसी की बात हम जब करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, वो भी क्या है, कहीं ना कहीं मोरल एंटरप्रेन्योर हैं जो ये कहते हैं कि भाई सबके लिए ना बराबरी कर दें। हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी हैं, उनको दे, उनके अपने हिसाब से चीज़ों को उस लेके चलने की आज़ादी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग इसकी वजह से कुछ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो कहीं ना इक्वलिटी होनी चाहिए। अब 3 तलाक जो पहले था, फिर बाद में उसको रिमूव कर दिया गया, ये भी आप इस सब को भी मोरल एंटरप्रेन्योर या सोशल कंट्रोल से जो कि जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल तो कोई ऐसे नॉर्मली एग्जाम्पल तो अटैच किए ही जा सकते हैं ना, अगर आप उसको एग्जाम्पल को अगर आप दे रहे हैं और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे कि किस वे में आप उसको दे रहे हैं, तो दैट इज ओके, एवरीथिंग इज यहाँ पे काम खत्म हो गया आपका, फिर आप आगे बढ़ सकते हो, जैसे कि हम बढ़ रहे हैं। मोरल एंटरप्रेन्योर, सोशल कंट्रोल देख लिया हमने। सोशल कंट्रोल का मतलब है कैसे कंट्रोल स्टेब्लिश होता है, जैसे इन्होंने भी लिखा हुआ है कि मोरल एंटरप्रेन्योर शेप सोसाइटियल नॉर्म एंड कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म। सोसाइटल नॉर्म जैसे कि भाई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होना चाहिए, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आ गया सोशल कंट्रोल की तरह, ठीक है। शेड लाइट ऑन सोशल प्रोसेस इन्वॉल्व इन डिफाइनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू डेविएंस। वर्क याद रखेंगे, हम सॉरी। आउटसाइडर स्टडीज इन सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंस, जो आपका डेविएंस बिहेवियर है, डेविएंस बिहेवियर याद रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने आर्ट वर्क एंड सोशियोलॉजी ऑफ आर्ट, मतलब आर्ट की सोशियोलॉजी क्या है इनका, ये भी याद रखेंगे, आर्ट वर्ल्ड, ठीक है। So, मान लो कोई पेंटर है, उसने एक पेंटिंग बनाई, तो क्या है ये आप ये मतलब ये क्या है, ऐसा थोड़ी है कि भाई एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है। मतलब हो सकता है ये इंडिविजुअल एक्टिविटी, मैं एक पेंटिंग कर रही हूँ और ये एक मेरी एक्टिविटी है, मतलब इंडिविजुअल है, ऐसा नहीं कि और सारे लोग आके मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं या फिर इसमें सोशल एक्टिविटी है, नहीं। लेकिन अगर आप इसको सोशियोलॉजी के लेंस से देखेंगे, जैसे कि बेकर ने देखा, तो आप पाएंगे कि ये कोई इंडिविजुअल एक्ट नहीं है, इसका सोशियोलॉजिकल एक्ट। स्टार्ट करते कैसे, सपोज करो मैं एक पेंटिंग बना रही हूँ। तो ये जो पेंटिंग हमने ड्रॉ की है,
फिर इसको हम कहीं पे भी जहाँ मतलब शो वगैरह होते हैं, वहाँ पे हम इसको वहाँ पे दिखाएँगे। और जो भई यहाँ पे इस उस इवेंट को पैसे लगाएगा, वो कोई अलग पर्सन होगा। जो हमारी जो जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करेगा, जहाँ हम अपनी इस जो पेंटिंग है उसको शो करेंगे, ठीक है? वो एक पर्सन होगा। जो इनको देखने आएँगे वो अदर इंडिविडुअल्स होंगे। भई एट लीस्ट एट द एंड जो पेंटर है उसको उसको जो एप्रिसिएशन मिलेगा ऑडियंस से, वहीं से तो उसको मोटिवेशन मिलता है कि और पेंटिंग करने की, राइट? ठीक है। इसके अलावा जो इस पेंटिंग को बाय करेगा, वो क्या होगा? अलग पर्सन होगा। एट द एंड आप इसको देखेंगे कि वो ये नहीं है कि किसी की पर्सनल एक्टिविटी है कोई भी ये पेंटिंग है। पेंटिंग ना एक सोशल प्रोसेस है। लोग वहाँ पे मतलब इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं, इंडिविजुअल इन्वॉल्व्स होते हैं, अदर बायर, इवेंट ऑर्गेनाइज़र, देयर आर सो मैनी पीपल are there who are interacting with each other. So this is the art world is just not a individual process या individual interest. It's much more than that. Or we would say it's have a sociological perspective and socio involves sociology or a social process we would say. बैकर में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द सोशियोलॉजी ऑफ आर्ट जो आर्ट की सोशियोलॉजी क्या है उसमें पर्टिकुलरली थ्रू इन्फ्लुएंशियल वर्क आर्ट वर्ल्ड उसमें ये जो भी है इन्होंने अपने इस बारे में आर्ट वर्ल्ड में लिखा है इनका एक वर्क है ये इसमें उन्होंने क्या किया कि हाउ आर्ट इज प्रोड्यूस आर्ट को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है उसको इवेल्युएट कैसे किया जाता है फिर डिसएमिनेटेड विद इन सोशल कॉन्सेप्ट कैसे किया जाता है उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो आर्टिस्टिक क्रिएशन है वो एक कलेक्टिव प्रोसेस है जो आर्टिस्टिक क्रिएशन जो है वो एक इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है वो एक कलेक्टिव क्रिएशन है जिसमें इंडिविजुअल होते हैं इंस्टीट्यूशन होते हैं नेटवर्क्स होते हाईलाइट किया उन्होंने सोशल एंड कोलैबोरेटिव नेचर ऑफ आर्टिस्टिक इंडिविजुअल चैलेंजिंग नोशन ऑफ द सोलिटरी जीनियस इसके अलावा अगर हम और एग्जांपल ले लें कि सपोज करो आजकल हम म्यूजिक का एग्जांपल ले लें कि हम कौन से सॉन्ग्स के बिलियंस में व्यूज आते हैं राइट तो फिर उससे एनालिसिस होता है कि भाई जो मान लो हिंदी सॉन्ग्स में किस तरह का जो पंजाबी सॉन्ग को काफ़ी पसंद किया जाता है कहीं न कहीं हिंदी सॉन्ग को भी काफ़ी पसंद किया जाता है। आजकल हरियाणवी सॉन्ग को भी काफ़ी पसंद किया जाने लगा है। उनके जो व्यूज़ है यूट्यूब पे काफ़ी आप देखेंगे तो बिलियंस में पहुँच जाते हैं। हाँ, बिलियंस में नहीं तो मिलियंस काफ़ी अच्छे उसके वो रहते हैं रिस्पॉन्स। तो ये क्या है? क्या एक म्यूज़िक क्रिएट करना एक इंडिविजुअल की वो क्वालिटी है या उसका जो कैरेक्टर है या उसके खुद के इंटरेस्ट है? ऑफ कोर्स नॉट। ये कलेक्टिव प्रोसेस है। सबके अगर आप देखेंगे तो पीपल प्रेफ़र करेंगे कि किसको हम चूज़ करें या फिर कौन से आर्टिस्ट को चूज़ करें, किसके ज़्यादा फॉलोवर हैं, कौन उसमें पैसा लगाएगा, किस ऑडियंस के लिए है, जिस ऑडियंस मान लो हरियाणवी सॉन्ग है, हरियाणवी ऑडियंस के लिए हैं, तो उसमें आप प्रेफ़रेंस देखोगे कि जो हरियाणा का कल्चर है उसको प्रेफ़रेंस दी जाएगी कि भई जो उसका पहनावा है, उसका जो फूड है या फिर जहाँ पे और जितने भी एग्रीकल्चर को वैल्यू दी जाती है, तो वो उसमें भी थोड़े एग्रीकल्चर बेस्ड सॉन्ग होंगे, ठीक है। हुक्का बेस्ड सॉन्ग होते हैं। पंजाबी सॉन्ग्स में आप देखोगे असला का असला होगा ज़्यादा, गाड़ियाँ भी होंगी थार वगैरह का काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रैक्टर्स भी होंगे। प्रैक्टिस पे गाने भी बहुत सारे गाने भी हैं उस पे तो आप लगाएँगे और इसके अलावा और जो भी है, चंडीगढ़ के काफ़ी फ़ोकस किया जाता है सॉन्ग्स में। ये कहीं न कहीं आर्ट जो है, ये सोशियोलॉजी है, ये आप सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव है आर्ट का कि ये कोई भई इंडिविजुअल की कोई क्रिएशन थोड़ी है। इंडिविजुअल की आर्टिस्टिक क्वालिटी थोड़ी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जो उसको देखते हैं वो इन्वॉल्व हैं, जो हम म्यूज़िक सुनते हैं हम इन्वॉल्व हैं। जो भई जहाँ पे जिस प्लेटफ़ॉर्म पे वो पब्लिश हो रहा है वो इन्वॉल्व है, जो उसको क्रिएट कर रहा है और उसमें जो वो परफ़ॉर्मेंस कर रहे हैं वो अलग हैं। तो इस ये भी एक इसका वो है। तो ये हमने एक एग्ज़ाम्पल दिया और भी जितने भी आर्टिस्टिक एक्टिविटी हैं वो उनका भी आप सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव तो है उन चीज़ों का सोशियोलॉजी ऑफ आर्ट ये। अब बात करते हैं लेबलिंग एंड मैरिजुआना यूज़र। तो लेबलिंग की बात करेंगे, मैरिजुआना देखो ये एक ड्रग है, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि जो मैरिजुआना यूज़ है वो सिर्फ़ देखो 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, एक होता है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम ड्रग को कैसे देखते हैं कि भई मैंने ड्रग्स कंज़्यूम की, ठीक है। मेरी मेंटल हेल्थ पे उसको क्या इफ़ेक्ट पड़ा जो भई मान लो न्यूरॉन्स है उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, जो न्यूरॉन्स में सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं, उस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। और वो मैं उस प्रोसेस को कंटिन्यू क्यों करती हूँ क्योंकि मुझे उसकी हैबिट हो गई है, आदत हो गई है। उसे प्लेज़र मिल रहा है इसलिए उसको कंज़्यूम कर रहे हैं। तो सोशियोलॉजी अपना पर्सपेक्टिव है वो सोशियोलॉजिकल उसको इंडिविडुअल फ़ोकस है। इंडिविडुअल वो क्यों कर रहा है?
उसके मेंटल उसमें प्रोसेस क्या इन्वॉल्व है, उसको मेंटली क्या इफ़ेक्ट हो रहा है उस चीज़ का, और जो हॉर्मोन्स है उन पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है माइंड्स में उन पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली उसमें इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, सिर्फ़ मोर तो इंडिविजुअल पे फ़ोकस्ड है। अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखें मैरिजुएना यूज़ का, लेकिन बेकर ने इसके सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे बात की है। उन्हें कहा है कि मैरिजुएना का ये जो यूज़ है, इस ड्रग्स का यूज़, वो कोई ये नहीं है कि इंडिविजुअल उसको भाई इंडिविजुअल ने स्टार्ट किया और फिर उसको कंटिन्यू कर पा रहा है क्योंकि उसको हैबिट हो गई है, राइट? इसका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। Process of labeling users contribute to his theoretical work on deviance. Number one, he conducted extensive field work interviewing marijuana users and examined how societal reaction influence their behavior. Number one, his finding illustrate the importance of understanding the social construction of deviance. जो डेवियंस जो है वो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है एंड द इम्पैक्ट ऑफ लेबलिंग ऑन इंडिविजुअल सेल्फ परसेप्शन एंड सब्सिक्वेंट एक्शन। सपोज करो कैसे देखो लेबलिंग क्रिएट होती है, फिर कैसे डेविएंस बिहेवियर क्रिएट होता है। हम थोड़ा नीचे जाके देखेंगे, थोड़ा स्पेस मिल जाए हमें कहीं। ये जो भी रेलेवेंस है इनके, ये खुद ही पढ़ ले, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने एग्जांपल दिए वो सच में जेन्युइनली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू ये अंडरस्टैंड कर पाए कि कैसे चीज़ों की, सपोज करो कि हम बात कर रहे थे, कोई नाम नहीं मिल रहा हमें, अच्छा सा नाम होता तो टिनटिन नाम रख ले इसका। टिनटिन एक कार्टून भी था, टिनटिन काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, ठीक है? टिनटिन है ये, ठीक है भाई। ये मान लो किसी सोसाइटी में रहता है। अब जब ग्रो कर रहा है सोसाइटी में, पर्टिकुलर सोसाइटी में ग्रो कर रहा है, और अच्छा खासा, ठीक है, हेल्थी बच्चा है, और कोई भी किसी भी तरह की उसको वो नहीं है, एडिक्शन नहीं है। एक जहाँ पेरेंट्स घर में बताते रहते हैं कि ड्रग्स का यूज़ अच्छा नहीं होता है, आपको ड्रग्स नहीं करना चाहिए। जिस सोसाइटी में रह रहा है उसमें भी सब लोग इस तरह की बातें करते हैं, ड्रग्स अच्छी बात नहीं होती यूज़ करना। तो इन्होंने भी सोशल बिहेवियर से सीखा हुआ है कि ना कोई ड्रग्स करता है, ना ये बच्चा ड्रग्स करता है, और इसके भी थोड़ा नेगेटिव कंसेप्ट है। और ये होना भी चाहिए कहीं न कहीं, मतलब ड्रग्स का जो नॉर्मली हमारा जो वो रहता है, उसका व्यू रहता है, वो नेगेटिव होता है कि भाई इसकी आपको एडिक्शन हो सकती है, और फिर उसके आपके मेंटली भी नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, एंड फिजिकली भी आपके फिर आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे उसके, ठीक है। लेकिन फिर इसके मान लो ये कहीं ग्रेजुएशन में गया और इस एक्स कॉलेज में आ गया। जब इस एक्स कॉलेज में ये आया, तो इसका जो फ्रेंड सर्कल बना इस टिनटिन का, मान लो ये इसका क्लासरूम है, इसमें ये मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपकी मेंटल इमेजिंग थोड़ी ठीक रहे, आपको फिर बाद में इमेज से याद आ जाए, अच्छा मैरिजुएना, बेकर, होवर बेकर का कंसेप्ट था, सोशियोलॉजिकल एंगल इसका ये। इसकी क्लास में इसके कुछ दोस्त बने, और जो इसके दोस्त बने, जो काफ़ी अच्छे कूल बच्चे थे, भाई थोड़े एक्टिव थे, किस बात में, जो बच्चों की कूलनेस होती है भाई, बंक करने में, ये करने में, वो करने में, तो इसके वो इन इसने इन लोगों ने इसको भी अट्रैक्ट किया और ये भी उनका फ्रेंड बन गया। तो उनका बिहेवियर क्या था? पहली बात तो वो ड्रग यूज़ करते थे, और उससे फिर अपना कूलनेस शो करते थे, पूरी क्लास में कूल बिहेवियर करना, जैसे ये शो करना कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, हमें किसी बात का डर नहीं लगता, वी आर वेरी करेजियस, और वी आर स्मार्ट, एक्स, वाई, जेड। तो ठीक है। अब इसकी परसेप्शन चेंज हो रही है। अब इसका बिहेवियर थोड़ा डेविएंट हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? ये भई देखो, इनके ना अच्छी खासी लोग इनको क्लास में जानते हैं, और ये कॉन्फिडेंट और करेजियस बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। ये सब कॉन्फिडेंट लोग सबको ही पसंद होते हैं, हालाँकि नेगेटिव पीपल भी लोगों को पसंद आ जाते हैं इन सम एस्पेक्ट। तो सबसे पहले इन दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप करेगा, फिर ये इसको बताएँगे, फिर ये उनसे सीखेगा, इसका परसेप्शन चेंज होना स्टार्ट होगा कि ड्रग्स इतनी भी नेगेटिव चीज़ नहीं है। फिर धीरे-धीरे इसका परसेप्शन चेंज हो रहा है। फिर वो पहले इसको सिखाएँगे कि उसको रोल कैसे करते हैं। फिर उसको सिखाएँगे कि उसको भई जो जैसे भी मैरिजुआना कंज़्यूम करते हैं, कि रोलिंग, पेपर रोल कैसे करना है, उसमें सब्सटेंस कैसे ऐड करना है, फिर कैसे उसको कंज़्यूम करना है। ये प्रोसेस होगी। इसने उसको एक बार टेस्ट के लिए किया कि भई एटलीस्ट पता होना चाहिए कैसा होता है। एक बार टेस्ट के लिए किया, दूसरी बार फ्रेंड्स कर रहे थे उसके, उस उनमें पार्टिसिपेट, भई मान लो 3 फ्रेंड एक कर रही हैं और आप आराम से बैठे हुए तो अजीब लगता है, वो फ्रेंड कर रहे थे तो मैंने भी किया। तीसरी बार इसको हैबिट ही हो गई, तीसरी बार हैबिट की वज़ह से किया, इसको उसका प्लेज़र होने लग गया ड्रग से, फिर इसको एडिक्ट हो गई। लेकिन सिर्फ़ एडिक्शन तक की बात नहीं है, जिस तरह का बिहेवियर वो शो करते थे क्लासरूम में,
इसने उस बिहेवियर के साथ भी खुद को वो किया है, एनालाइज़ किया है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ marijuana कंज़्यूम करेगा, नो। ये अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करेगा एक सर्टेन ग्रुप से, वो ग्रुप जो कूल था, कॉन्फिडेंट था, करेजियस था और जिसके पीपल वो कंज़्यूम करते थे, marijuana कंज़्यूम करते थे। इट्स नॉट जस्ट एन फॉर कंडक्टिंग और फॉर प्लेज़रिंग और फॉर एडिक्शन। थोड़ा और ब्रॉडर सोशल एंगल है इसका कि ये खुद को जो आइडेंटिटी है वो इन लोगों के साथ, जैसा इनका बिहेव है, खुद का बिहेवियर भी उन लोगों के साथ देखकर जोड़ना, खुद की पर्सनैलिटी भी वैसी पर्सनैलिटी डेवलप कर लेना जिससे मैरिजुएना कंज्यूम करना इसने सीखा है, और उसी ग्रुप के साथ खुद को एनालाइज करना है, खुद को कनेक्ट करना, ये सारे। तो ये उन्होंने बताया कि एक सॉर्ट इंडिविजुअल एक्ट नहीं है कि भाई पहले उसके फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है, फिर उनसे इम्प्रेस होते हैं, फिर उसको प्रोसेस भाई वो एक फर्स्ट टाइम यूज़ करता है, वे उसको प्रोसेस बताते हैं कैसे कंज़्यूम करना है, और फिर वो जो उसकी एडिक्शन होती है, फिर वो जो अपने आप को उस ग्रुप के साथ जोड़ के देखता है कि वही उसी तरह का बिहेवियर करना, उस ग्रुप के साथ थोड़ी फ़ैमिलियरिटी शो होना, जैसे वो ग्रुप एक्ट करता है वैसे ही एक्ट करना टोटली। और जो अगर आप इसकी मतलब ये कुछ लोग ना, जैसे आप किसी से किसी आइडेंटिटी पूछो, भई मैं ये हूँ, ये मेरी ग्रेजुएशन है इसमें, और फिर ये लोग भी जैसे कि मैं ये हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर ये मेरा ग्रुप है, यानी कि जो मान लो कोई और पीपल आया तो उसको भी ये फिर उनको सिखाएगा। तो आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट कि हाउ मैरिज जो है ना, जो ये ड्रग्स यूजिंग है, इट्स नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल एक्ट, इट्स अ सोशल एक्ट। ठीक है, तो आई थिंक इट्स ओके। इसमें और क्या एग्जांपल, इफ यू पीपल आर नोट, अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू डिफरेंट वे टू कन्वे, राइट। तो ये तो रेलेवेंस तो आपकी है कि रेलेवेंस एक बार देख लेना, ये देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन हियर, और व्हाटएवर आई टेल यू आपको उससे कनेक्ट कर पाएंगे। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, एग्जांपल को याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम थोड़ा एक्टिव रिकॉल पे भी थोड़ा देख लेते हैं कि हम कितने, 4 सोशियोलॉजिस्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये 5वें थे। एक बार इनके वर्क देख लेते हैं, इनके जो एक तो आर्ट वर्ल्ड सी है, याद रखना आसान रहेगा, आर्ट वर्ल्ड है इनका जो भी बिकमिंग, देखो ये इनका एक वर्क है, बिकमिंग ए मैरिज जो है ना यूजर। एक है आर्बल, देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि आपको कोई मतलब कुछ और पिक्चराइजेशन करना पड़ेगा दिमाग में। जो इनकी थ्योरीज के नाम है वही इनके जो बुक्स वहीं से ली गई, वही इनकी थ्योरीज के नाम है। आउटसाइडर स्टडीज इन सोशियोलॉजी डेविएंस, राइट। सो लेट्स गिव एन एक्टिव रिकॉल। ओके, अगर हम एक्टिव रिकॉल की बात करें तो सबसे पहले जो हमने सोशियोलॉजिस्ट पढ़े थे वो कौन से पढ़े थे, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ। देखो मैंने भी खुद नहीं स्टडी किया, क्यों, क्योंकि स्टडी करने का फायदा है क्या, अगर आप एक्टिव रिकॉल नहीं करे और कहीं फोन उठा के उसमें से देख के या फिर देख के बोल रहे हो तो वो क्या हुआ, वो तो फिर मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं थोड़ा सा खुद का भी ध्यान रखूंगी। सेज कूले भाई, एक्टिव रिकॉल का मतलब तो यही है कि आप थोड़ा मेमोरी को प्रेशराइज कर सके और याद करने की कोशिश कर सके कि आपने क्या पढ़ा था। अगर आप वो डायरेक्टली देख के बता रहे हो, अगर मैं देख के ही आपको बताने लग जाऊँ तो वो क्या होगा, एक फॉल्स सेंस ऑफ मेमोराइजेशन या फॉल्स सेंस ऑफ नोइंग क्रिएट होगा, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो सी एच कूले था। अगर हम उसके वर्क्स के बारे में बात करें तो ह्यूमन नेचर एंड ऑर्डर, राइट, ये वर्क था। उसके अलावा उनका जो दूसरा वर्क था वो व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी, ठीक है, और थर्ड वर्क था सोशल प्रोसेस। इन्हीं से टॉपिक रिलेटेड हमने डिस्कस किए थे। पहला टॉपिक था लुकिंग ग्लास सेल्फ, कि भाई जो हम सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में ये सोचते हैं, और यही सोच के कि दूसरे हमारे बारे में ये सोचते हैं, वही उसी से हम अपने बिलीफ, नॉर्म एंड वैल्यू सिस्टम को क्रिएट करते हैं और अपना एक सेल्फ बनाते हैं, और फ्यूचर सेल्फ भी हम उसी से क्रिएट कर लेते हैं अपना। सोशल ऑर्डर के बारे में बात की थी, सोशल प्रोसेस के बारे में बात की थी। ठीक है, और हमने इसमें क्या बात की, इसके अलावा हमने क्या बात की थी, ओके सोशल प्रोसेस हो गया, ऑर्डर हो गई, तो हमें पता ही क्या होता है, लुकिंग ग्लास सेल्फ हो गया। इसके अलावा शायद हमने प्रेगमेटिज्म के बारे में भी इसी में बात की थी, जहाँ तक हम याद हो रहा है कि जो आपके बिलीफ के जो वैल्यू नॉर्म सिस्टम होते हैं उनके प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। सोशल साइकोलॉजी के बारे में इसमें हमने बात की थी। जो इनके बुक्स है ना, अगर हम इनकी बुक्स याद कर पाए या फिर इनके थ्योरी के नाम याद रख पाएंगे तो थोड़ा सा एक नॉर्मल हो जाएगा हमारे लिए। ये मतलब थ्योरी पे ही बुक है या बुकों से ही थ्योरी है, लगभग दोनों चीज़ों के नाम सेम ही है, और उससे ना याद करने में भी थोड़ी आसानी होगी। अच्छा अच्छा ये बुक थी, तो सी एच कूले का ही कॉन्सेप्ट है ये। कहते हैं हम डू इट, धू, थी, ई सीमित, इन्होंने सारे एक्सपीरियंस पे बात की है, मतलब जो भी चीजें हो एक्सपीरियंस होना, एक्सपीरियंस पे बात की। जैसे सबसे पहला इन्होंने बात की फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट,
अगर आप इनके वर्क्स की बात करें ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक काफ़ी अजीब-सा नाम है उनका, मैं याद नहीं रख पाती उसे। आप एक बार याद कर लें, ये जो पीडीएफ है उनसे उठा के देख लें क्या नाम था उनका। और इसके अलावा अगर उसके एक तो हो गया ये क्या था फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट, उसमें बात की है इनकी। और इसके अलावा इन्होंने इंस्टीट्यूशनल एथनोग्राफी की भी बात की है, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें जो एजेंट्स होते हैं, इनकी एजेंसी होती है, वो उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कैसा उनका एक्सपीरियंस है, उस पे इन्होंने बात की है। तो क्या हो गया हमारे पास हो गया भाई इंस्टीट्यूशनल एथनोग्राफी, फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट, और ये प्रैक्टिस एंड एक्टिविज्म, कि भाई जो आपका ना गैप कम से कम होना चाहिए, जो आपकी प्रैक्टिकल जो थ्योरेटिकल स्टडी है और जो आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है, मतलब जो प्रैक्टिस एंड एक्टिविज्म का मतलब क्या था, थ्योरेटिकल स्टडी एंड प्रैक्टिकल अप्रोच में मिनिमम गैप होना चाहिए। तो ये हमने इसमें देख लिया, आई थिंक यही था उनके बारे में। अगर हम थर्ड सोशियोलॉजिस्ट की बात करें, हाँ, ये हमने ये याद नहीं रखा कि ये जो थी ना, ये कनेडियन है, जो फर्स्ट स्टेज पूरे थे वो अमेरिकन है। ये ग्रूथी स्मिथ वो कनेडियन, वैसे ब्रिटेन में पैदा हुई थी, बट ये कनेडियन थी। इसके बाद जब हम एंटोनियो ग्राम्सी की बात करेंगे ना, एक एंटोनियो टोनियो ओके, ये ना मैं व्हाइट कलर चूज नहीं कर सकती इसमें, व्हाइट कलर आई थिंक ना, तो चूज कर लेते। ग्रामसी की बात करेंगे, इटली के थे ये। इन्होंने, याद है आप सभी को भाई, जब 1920 में इनको जेल हो गई थी, इटली में ना फासिस्ट गवर्नमेंट थी उस वक्त, उन्होंने जो प्रिजन में अपनी लिखी थी जितने भी, उन्हीं से सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मिलता है इनका, उसको ही बोलते हैं प्रिजन नोटबुक। इनका जो वर्क है वो प्रिजन नोटबुक है। वो जो ध्रुति सीमित का, उसमें हमने इंस्टीट्यूशनल एथनोग्राफी का एक वर्क देखा था, उसके पता नहीं इकोनॉमिक, पता नहीं उसका कुछ है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो था उनका वर्क। इन्होंने किस किस चीज पे बात की है, इन्होंने सबसे पहले बात की है किस पे, कल्चरल हेजिमोनी पे बात की। कैसे कल्चरल हेजिमोनी, सिर्फ ये नहीं कि वो अपनी पावर उस पर ऑथराइज कर रहे हैं या फिर नो, उसके अलावा वो लोगों की बिलीफ वैल्यू नॉर्म्स इस तरह से शेप कर रहे हैं, जैसा जो उनका कल्चर है ना, वो और लोगों को भी अपने कल्चर के बिलीफ और वैल्यू के हिसाब से चेंज कर रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि भाई ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल एंड जो ये है इंटेलेक्चुअल हेजिमोनी है, इंटेलेक्चुअल हेजिमोनी में जो पहले से ही इंटेलेक्चुअल जो सस्टेन करता है, मतलब जिसकी हेजिमोनी है। उसके बाद ऑर्गेनिक वो थे जिनको ऐसे एकेडमिक नॉलेज तो नहीं है, बट उनका कॉमन सेंस ऐसा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने इसमें एनवायरनमेंट से एग्जांपल लिया था कि लोगों ने जो इंटेलेक्चुअल हेजिमोनी है वो डेवलपमेंट की है, कैपिटलिज्म की है। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं, ये वो लोग हैं जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करने लगे इस हेजिमोनी के अगेंस्ट, और फिर ये थोड़ा चेंज भी प्रोड्यूस करते हैं, इंटेलेक्चुअल हेजिमोनी, ऑर्गेनिक हेजिमोनी। ठीक है। इसके अलावा हमने इन्हीं की उसमें देखा था हिस्टोरिकल ग्रोथ एंड ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, मतलब हिस्टोरिकली ब्लॉक बनते हैं। जैसे हमने अपने जो इंडिपेंडेंस से पहले जो लड़ाई हुई उसका एग्जांपल लिया था, सिविल राइट मूवमेंट का एग्जांपल लिया था, कैसे हिस्टोरिकल ब्लॉक बने, किस तरह की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, जैसे भाई लीगल स्ट्रेटजी थी उनकी, फिर भाई जो वर्कर्स ने अपना काम करना छोड़ दिया, इसके अलावा और जो भी थे, मोरली प्रेशर क्रिएट किया या और तरह से प्रेशर क्रिएट किया, जिस मतलब हिंसा की या अहिंसा की, वो सारे एग्जाम्पल है, किसी भी कंट्री में अप्लाई कर ले। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, हिस्टोरिकल ब्रोक वाला कंसेप्ट ये हो गया। इसके अलावा कुछ और था इसमें, भाई हमने देख लिया ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल हेजिमोनी, कल्चरल हेजिमोनी, और ये जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी एंड हिस्टोरिकल ब्रोक। क्या हम कुछ भूल रहे हैं इसमें? जहाँ तक मैं तो यही याद कर पा रही हूँ। ओके, एक उनमें जो ध्रुति सीमित में शायद नॉलेज एंड डिस्कोर्स वाला कंसेप्ट भी था इसमें, अगर हम सही से याद कर पा रहे हैं। इसमें ना, जैसे अगर हम जो ये बात करें ना ऑर्गेनिक, इसमें ना ट्रेडिशनल हेजिमोनी की भी बात कर सकते हैं। जैसे इंटेलेक्चुअल हेजिमोनी तो होती है, ऑर्गेनिक का मतलब जो न्यू कंसेप्ट है। ट्रेडिशनल हेजिमोनी में बात करते हैं जो रूलिंग क्लास की जो कॉन्सेप्ट्स रहे हैं, जो उनके एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर रहे हैं, वो भी बात कर सकते हैं, वह शोषित कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक मतलब जो न्यू आ रहे हैं, जो ऑर्गेनिक जो उनके कॉन्ट्रास्ट में है, उनके अगेंस्ट है। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट। इसमें शायद स्ट्रेट का कंसेप्ट भी था ना, स्टेट और जो दो कंसेप्ट थे इसमें, जैसे जो स्टेट होती है, उन जो जो सिविल सोसाइटी वाला कंसेप्ट भी था, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी जो है, स्टेट अलग है और सिविल सोसाइटी अलग है। स्टेट इनको कंट्रोल करती है और सिविल सोसाइटी स्टेट को कंट्रोल कर रही थी, दोनों के अपने थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जा रही है, फिर बाद में आई थिंक कुछ ऐसा।
इसके अलावा जब हम बात करते हैं एंथनी गिडन की, फिर नेक्स्ट आया था एंथनी गिडन। एंथनी गिडन की जब हम बात करेंगे तो उनके कौन-कौन से कंसेप्ट थे? उनके कंसेप्ट थे जैसे स्ट्रक्चरेशन थ्योरी, जैसे कि जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर कैसे इम्पैक्ट करता है, शायद यही था इसमें या फिर कुछ और था? इसमें आई थिंक ये था कि भई एजेंसी एंड स्ट्रक्चर, इन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि मान लो ये जब हम बात करते हैं जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया, ये एजेंसी हो गई, स्ट्रक्चर इंडिविजुअल को शेप कर रहा है और जो ये इंडिविजुअल है या जो एजेंट है वो स्ट्रक्चर को शेप कर रहे हैं, ऐसा था। ऐसा नहीं था कि स्ट्रक्चर डिटर्मिनिज्म होगा या फिर ये जो कौन सा दूसरे को हम क्या बोल रहे थे, रेडिकल इंडिविजुअलिज्म, वो बात नहीं थी। इसके अलावा इन्होंने थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी पे बात करी। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं जो इंटीमेसी ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी पे बात की कि कैसे इंटीमेसी ट्रांसफर हो रही है, थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी क्या है, स्ट्रक्चरेशन जो थ्योरी है वो बात की। इसके अलावा शायद और भी बातें की थी, एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं रिकॉल करने की कोशिश करूँ तो मॉडर्नेशन के बारे में हमने देखा था, ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी अगर इन्होंने शायद बात की थी वो भी हमने देखा था। इसमें जहाँ तक शायद यही थे इनके वर्क क्या क्या थे, अगर आप सब याद कर पा रहे हो तो इसमें वर्क कौन कौन से होंगे, शायद मैं याद नहीं कर पा रही हूँ उनके वर्क कौन कौन सी बुक्स थी इनकी जिसमें से फिर ये थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी ये सारी चीजें निकल रही हैं। स्ट्रक्चरेशन थ्योरी है शायद। हम्म, ये जो थ्योरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, आउटलाइन द थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिफिकेशन, ग्लोबलाइजेशन एक क्रिटिकल इंट्रोडक्शन, या ये तो था ही। consequences ऑफ मॉडर्निटी एंड मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी फिर क्या होगी उससे, ये सारी चीजें भी थी। यकीन मानिए 5 सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, उनमें सारे इतने सारे कन्फ्यूजन हो गए, इधर-उधर सब कुछ मिक्स मिक्स हो चुका है। इतने सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, इतने सारे कंसेप्ट, पता नहीं चीज़ें कैसे होंगी। बट ठीक है, देखेंगे हम सब। ग्लोबलाइजेशन एक क्रिटिकल ये क्या है इंट्रोडक्शन, इसके अलावा तो कंसिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी आप ये याद रखेंगे, एंड मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, द कंस्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, आउटलाइन द थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। बात की किसकी, हो ये क्या थे, होवर्ड बेकर, आई थिंक इन्होंने क्या-क्या बात की है, आज हमने क्या-क्या सीखा है। मुझे लगता है मैं ये बताने के चक्कर में वो भी भूल गई जो हमने आज सीखा है। लेबलिंग थोड़ी सीखी हमने, हाँ जी, लेबल वाली बात की है, लेबलिंग कैसे करते हैं हम, डेविएंस क्या है, ये ना इस बुक का नाम भी है इससे रिलेटेड, डेविएंस से रिलेटेड। इसके अलावा हमें और क्या देखा है, इसके अलावा हमने देखा है ऑफ कोर्स आर्ट वर्ल्ड इनकी एक बुक है, ये तो याद रह ही जाएगा, आर्ट वर्ल्ड इनका कॉन्सेप्ट भी है। मैरिजुएना यूज पे भी इनका बुक है, वो भी याद रह जाएगा, लेबलिंग, मैरिजुएना, डेविएंस और आर्ट वर्ल्ड। एनीथिंग एल्स व्हिच जो हमसे छूट गया हो, शायद और कुछ तो इनका यही देख। थैंक यू फॉर ऑल, वैसे ही देखो 1 घंटा होने वाला है। थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू पीपल। ओके, बाय बाय, थैंक यू।